तेज खबर पैनी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं कायनात अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता सचिन पायलट का उत्तराखंड दौरा। कल देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की बनाएंगे रणनीति। बड़ी खबर इस वक्त की, सचिन पायलट का उत्तराखंड दौरा कल। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का कल उत्तराखंड दौरा और प्रदेश सरकार पर हल्ला बोलने की बनाएंगे रणनीति। देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ करेंगे मुलाकात। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल की तैयारी में कांग्रेस और सचिन पायलट इसी के तहत करने वाले हैं उत्तराखंड का दौरा। कल ये दौरा रहेगा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। प्रीतम सिंह के साथ करेंगे मुलाकात और करेंगे रणनीति को लेकर चर्चा और मंथन। केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की बनाएंगे रणनीति। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस भी सक्रिय हो रही है और कांग्रेस के नेता जो हैं अब चुनावी राज्यों में दौरे पर हैं और इसी कड़ी में सचिन पायलट का कल उत्तराखंड दौरा। इस पर हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी कैलाश जोशी। कैलाश, जरा बताएं, सचिन पायलट का जो दौरा है कल, इसे कैसे देखा जाए और क्या खास रहने वाला है इस दौरे में? जी कायनात, आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से जो खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से सचिन पायलट कल देहरादून में मौजूद रहेंगे और देहरादून में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने जा रहे हैं, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी कैलाश, इस वक्त देखा जा रहा है कि महंगाई के मुद्दे को लेकर जो है हर एक राज्य में कांग्रेस केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, तो क्या इसी तरह से विरोध प्रदर्शनों की रणनीति बनाई जाएगी या कुछ और जो है वो कोई योजना बनाने की तैयारी में है कांग्रेस? बिल्कुल कायनात, आपको बता दूं कि अभी जो सरगर्मियां यहाँ पर कांग्रेस में चल रही है उसमें कुछ बदलाव होने की शंका यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं और यहाँ पर डॉक्टर इंदिरा हृदय के निधन के बाद नेता प्रतिपक्ष का जो पद है वो खाली है। क्योंकि इस वक्त बीच में कुछ दिनों पहले जो कांग्रेस के 10 विधायक हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। दिल्ली में उनको अपना नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करना था, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। बचे हुए जो महीने हैं वो लगभग 6 से 7 महीने का समय उत्तराखंड के पास है। ऐसे में कांग्रेस नई ऊर्जा देने का भी काम जो है सचिन पायलट यहाँ पर कर सकते हैं और हो सकता है कि जो केंद्रीय नेतृत्व के प्रतिनिधि के रूप में वो यहाँ पर आ रहे हों और हो सकता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो नेता प्रतिपक्ष या अध्यक्ष या फिर मुख्यमंत्री का जो चेहरा होंगे 2022 के लिए उसका भी उद्घोष वो यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है सचिन पायलट का ये दौरा। और कैलाश, जैसे आपने बताया कि कभी कुछ दिन पहले ही विधायकों ने दिल्ली में भी डेरा डाला हुआ था, तो यहाँ भी ये कहा जा सकता है कि अंतर्कलह से जूझ रही है कांग्रेस। बिल्कुल, ये जो आपने शब्द इस्तेमाल किया अंतर्कलह, ये लगातार कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। और जो विगत दिनों में कांग्रेस ने जो डेरा दिल्ली में डाला था उसमें 10 विधायकों के आपस में सहमति न बनने के कारण ये जो पूरा जो सिनेरियो था वो हाईकमान सोनिया गांधी या राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया गया है और वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनका जो नेता प्रतिपक्ष होगा वो कौन बनेगा या प्रदेश में जो अध्यक्ष हैं प्रीतम सिंह इस वक्त उनकी जगह कौन आएगा, या फिर जो 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यानी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी मुख्यमंत्री का कौन होगा। कायनात, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर भी खींचतान देखी जा रही है कांग्रेस के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो सचिन पायलट कल देहरादून पहुंचेंगे, उत्तराखंड के दौरे पर हैं
और यहाँ पर ये तय कर पाना कह सकते हैं कि मुश्किल जरूर हो सकता है कि केंद्र के खिलाफ रणनीति बनाएंगे या अपने ही मसलों को सुलझाएंगे। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। देहरादून से आ रही एक और बड़ी खबर। देहरादून में बनेगा बीजेपी का नया मुख्यालय। 12,320 वर्ग मीटर के भूखंड पर होगा तैयार। मुख्यालय में होगी 500 लोगों के बैठने की क्षमता। बड़ी खबर इस वक्त की बीजेपी मुख्यालय को लेकर। मुख्यालय में होगी 500 लोगों के बैठने की क्षमता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर चुके हैं नए कार्यालय का भूमि पूजन। देहरादून में बनेगा बीजेपी का नया मुख्यालय। बड़ी खबर इस वक्त की। 12,320 वर्ग मीटर के भूखंड पर होगा तैयार और यहां 500 लोगों के बैठने की होगी क्षमता। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर चुके हैं नए कार्यालय का भूमि पूजन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार उत्तराखंड को पर्यटन, तीर्थाटन के साथ ही साहसिक खेलों के विश्व स्तरीय केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली को लेकर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। उपभोक्ताओं को हर महीने 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद अब ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत के सुर बदल गए हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी, सिर्फ विभाग को प्रस्ताव बनाने को कहा था। कि अगर 100 यूनिट तक बिजली फ्री होगी तो जो कई बार हम लोग पंखा छोड़ देते हैं, बल्ब जलता रहता है, बच्चे छोड़ देते हैं, अब हर कोशिश करेगा कोई व्यक्ति कि भाई अगर मैं भी 100 यूनिट से नीचे आ जाऊंगा तो मेरा फ्री हो जाएगा। तो एक तरह से इसके पीछे थीम ये भी है, इसके पीछे सोच ये भी है कि बिजली की बचत हो। और मैं सोचता इसलिए मैंने मुख्यमंत्री से कहा मैं पूरा होमवर्क हमने उस दिन किया है, तब जाके मैंने कोई बात मीडिया से कही है कि ये प्रस्ताव हम लेके जा रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है मैंने ये नहीं कहा कि मैं घोषणा कर रहा हूँ, मैंने यही कहा कि ये कैबिनेट में ले जाऊंगा प्रस्ताव। और इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, इसे क्या कहेंगे? मंत्री जी के सुर बदल गए हैं या फिर गलतफहमी हुई थी जिसे उन्होंने दूर कर दिया है? देखिए कायनात, मैं आपको बता दूं कि जब मंत्री सरकार बदली थी और पुष्कर सिंह धामी जब नए नवनियुक्त मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री यहाँ पर बने थे, उसके बाद जब मंत्री पदों का जो बंटवारा हुआ उसमें जो ऊर्जा मंत्री है हरक सिंह रावत, इनको ऊर्जा विभाग का जो नया जिम्मा सौंपा गया था, एडिशनल जो इनको चार्ज दिया गया था ऊर्जा विभाग का, उस वक्त उत्तराखंड में सरगर्मियां तेज थी क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ऑलरेडी पहले घोषणा कर दी थी कि हम जो है उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश है, जल प्रदेश है, तो यहाँ पर चुनावों को मद्देनजर रखते हुए आम आदमी पार्टी ने जो है 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली देने का जो वादा उन्होंने किया था, उसके बाद तुरंत जब ऊर्जा मंत्रालय डॉक्टर हरक सिंह रावत को दिया गया तो मंत्री ने जो घोषणा की थी कि उन्होंने ये कहा था कि हम 100 यूनिट बिजली जो है फ्री करेंगे और 100 से जो 200 यूनिट बिजली होंगी, यानी कि 100 यूनिट जो बिजली होंगी उसको हम 50% रियायत दर के रूप में हम जो है जनता को देंगे। लेकिन उसके उनके बयान के तुरंत बाद राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मियां तेज हुई और सरगर्मियां तेज होते ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आता है कि हम लोग जो है हम 200 यूनिट बिजली देंगे। देन उसके बाद तुरंत ही अरविंद केजरीवाल का दौरा उत्तराखंड होता है और अरविंद केजरीवाल देहरादून में आते हैं और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर 4 गारंटियां गिना के जाते हैं जो कि विद्युत के रूप में अगर देखा जाए तो बिजली में उन्होंने ये कहा कि हम 300 यूनिट बिजली जो है फ्री देंगे और जो है 300 यूनिट बिजली उत्तराखंड प्रदेश के उन लोगों को देंगे जो लोग उत्तराखंड में निवास करते हैं। जी तो ये कहा जा सकता है कैलाश के इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इन घोषणाओं को सुनने के बाद मन बदल गया मंत्री जी का और उन्होंने कहा कि ऐसे योजना बनाने पर विचार कर रहे थे, फिलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है।
बिल्कुल कायनात, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि ऊर्जा मंत्री का जब ये बयान सामने आया था, उसके कुछ ही घंटों के बाद जब मुख्यमंत्री जी से इस बाबत सवाल पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में बिजली फ्री करने जा रही है, तो उन्होंने सीधे शब्दों में ये कहा था कि अभी यह जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में नहीं आया है, कैबिनेट में अगर यह प्रस्ताव आता है तो इस पर विचार किया जाएगा। कायनात। चलिए, बहुत शुक्रिया कैलाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में कौशल विकास विभाग के तहत ही अब सभी विभागों की ट्रेनिंग और जन कल्याण से जुड़ी जानकारियां दी जाएंगी। विश्व स्किल डे पर मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि अलग अलग विभागों में सिलाई बुनाई से लेकर खाना पकाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसी कड़ी में अब एक प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष भी रखा जाएगा। माने पिछले दिनों आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के साथ 1 लाख, पहले चरण में 1 लाख युवाओं को एक तरह से मेडिकल गाइड के रूप में कहो, मेडिकल हेल्थ वर्कर के रूप में कहो, 1 लाख लोगों को हम पूरे प्रदेश के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2000 लोगों के आसपास हम अपने प्रदेश में भी हेल्थ गाइड के रूप में, हेल्थ वर्कर के रूप में, मल्टी हेल्थ वर्कर के रूप में हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अभी हमारा प्रोग्राम कोविड गाइडलाइंस के तहत, अगर जब आप जैसे क्लास अगर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन हो रही है, और अगर ऑफलाइन है तो फिर ऑफलाइन हो रही है। लेकिन जो भी प्रदेश के जो कोविड की गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए हमारे ये प्रोग्राम संचालित हो रहे हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसके चलते आज जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार बनने का उन्होंने दावा किया। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। कोविड की वजह से सब वर्चुअल हो रहा था, थोड़ा सा स्थिति सामान्य की ओर है। आज उत्तरकाशी जिले की कार्य समिति यहाँ पर रखी गई, जिसमें जिले के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए, उनसे संवाद करने के लिए, और हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार जो जनहित के काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रही है, उन सबकी जानकारी देने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए मैं इनके बीच में आया हूँ। और कल मैं चुनावी छोड़ में था, अपने बीच में जो सरकार का उत्साह मुझे आज में दिखाई दे रहा है, इस बात का संकेत है कि एक बार जनता ने फिर मन बना लिया है कि 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। ग्रेड पे बढ़ोतरी को लेकर पुलिस कर्मियों द्वारा लगातार मांग उठाई जा रही है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई आश्वासन न मिलने पर अब ग्रेड पे राजनीतिक मुद्दा बनने लगा है। कांग्रेस सेवा दल ने ग्रेड पे के मुद्दे पर अब आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इस कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया। कि जो पुलिस कर्मी हैं जिन्होंने कि कोरोना काल में विशेष योगदान दिया है, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी आदि ने ही सारा पीरियड संभाला है, सबको संभाला है, उनको सम्मान देने के बजाय उनके वेतन में कुछ परसेंट कट किया जा रहा है। उस कट के लिए हमारे डीजीपी और सारे पुलिस के बड़े अधिकारी मुख्यमंत्री से बहुत प्रयास कर चुके हैं कि वो कट ना हो और उनका वेतनमान बढ़े, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो उसके लिए कांग्रेस यहाँ 15 तारीख से लेकर 17 तक मुख्यमंत्री की शव यात्रा निकल रही है, ताकि वो जागें। उनको जगाने के लिए हम ये यात्रा निकाल रहे हैं, और पुलिस कर्मियों का वेतनमान जो काटा जा रहा है उसको ना काटे बल्कि उसको बढ़ाए। राज्य पुलिस कर्मियों के साथ जो गद्दारी, जो बेईमानी भाजपा सरकार ने की है, इनका ग्रेड पे घटा करके इनको चेताने के लिए, जगाने के लिए मुख्यमंत्री शव यात्रा आयोजित की है, और ये शव यात्रा 3 दिन तक चलेगी। राज्य पुलिस कर्मियों का जो पुराना ग्रेड पे है वो बहाल कराने की मांग करेगी, और फिर भी नहीं हुआ तो आगे संघर्ष का ऐलान कांग्रेस सेवा दल करेगी। चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ऋषिकेश के लोगों को अब पीने के पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। ऋषिकेश के 14 वार्डों के लिए करीब 67 करोड़ की पेयजल योजनाओं का शुभारंभ हुआ है। करोड़ों की पेयजल योजना का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और मेयर अनीता ममगाई ने किया। पूरे इस क्षेत्र के लिए बड़े हर्ष का विषय है, जो कि पानी के लिए लगातार जैसे गर्मी बढ़ती थी और पानी की बड़ी समस्या हो जाती थी, तो आज विश्व बैंक पोषित योजना, जो हमारे वर्ल्ड बैंक की जो योजना थी पानी की, आज उस नलकूप का यहाँ पर शुभारंभ करा। 68 करोड़ की लागत से ये बनने जा रहा है, जिससे हमारे 14 वार्ड, जिसमें 50,000 की आबादी लाभान्वित होगी और उससे निश्चित तौर पर सभी को शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिलेगा। अधिकारियों को लिए उसको निर्देशित किया है कि पानी को शुद्ध, उसकी गुणवत्ता, उसकी शुद्धता, जिस तरह से कि स्वास्थ्य को देखते हुए पिछले बहुत वर्षों से इस योजना के लिए मैं प्रयासरत था। जब ये ग्रामीण क्षेत्र में था ये इलाका, उस टाइम से मैं इसमें प्रयासरत था। अब ये नगर निगम में जुड़ा है जो हमारा इलाका ग्रामीण क्षेत्र वाला, और 67 करोड़ की लागत से। अब आप देखिए, शिवाजी नगर एक ऐसा मेरा इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा था कि जहाँ बहुत प्रयास करने के बाद भी हम जल की स्थिति में नहीं ला पा रहे थे, लेकिन ऐसे इस योजना से पूरे क्षेत्र को आच्छादित जल के द्वारा किया जाएगा। कांवड़ यात्रा पर रोक के बाद उत्तराखंड पुलिस ने कांवड़ियों को राज्य में प्रवेश न करने को लेकर कमर कस ली है। सीमाओं को कांवड़ियों के लिए 24 जुलाई से ही सील कर दिया जाएगा। अलबत्ता अगर दूसरे राज्यों की सरकारें या कांवड़ संघ टैंकर से गंगाजल लेने की अनुमति मांगते हैं तो पुलिस इस काम में उनका सहयोग कर सकती है। प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि कोविड की दूसरी लहर के चलते इस साल भी उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पर रोक रहेगी। हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कांवड़ मेले का प्रतिबंध करने का निर्णय लिया गया है। उस संदर्भ में जो है हमारा आदरणीय डीजी महोदय द्वारा जो है कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस रखा है, उसमें फोर्स के बारे में और अन्य व्यवस्था जो हमें करना चाहिए, उस वजह से जो है ये प्रतिबंध को जो है सफल तरीके से हम निष्पादित कर सकें, उसके बारे में एक विषय है। उसी संबंध में जो है आज हमने सभी एसपीज, हमारा सर्कल ऑफिसर्स और स्टेशन ऑफिसर के साथ हम एक मीटिंग आयोजित करी। उसी पॉइंटों में हमने चर्चा करी और उसमें किस प्रकार का एक्शन हमें लेना है ताकि लोगों को बीच में पहुंच के संदेश को हम पहुंचा सकते हैं कि अभी कोरोना जो विश्व महामारी का दौरान जो है कांवड़ मेला में आना उचित नहीं है, ये प्रतिबंधित है करके उसके लिए प्रचार प्रचार कैसा करना, उसी बारे में हमने योजना बनाई और फोर्स कहाँ कैसा तैनात करना, उनको ड्यूटी किस प्रकार करेगा, उसी बारे में भी चर्चा कराई। हल्द्वानी में कांग्रेस के एआईसीसी सदस्य ललित जोशी ने बताया है कि आज जिस तरह बीजेपी भी आम आदमी पार्टी के मुद्दों पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है,
उत्तराखंड में बिजली पानी फ्री देने की बात कह रही है। ऐसा उन्हें करना नहीं चाहिए क्योंकि उनकी सरकार तो डबल इंजन की सरकार है। वो घोषणा क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो कैबिनेट में पास करा देना चाहिए। ये केवल चुनावी जुमले हैं। उत्तराखंड बनने से अब तक 19 साल में बीजेपी ने ही उत्तराखंड में राज किया है, लेकिन विकास के नाम पर बीजेपी बिल्कुल फेल हुई है क्योंकि अभी तक उत्तराखंड में कोई भी विकास का काम नहीं हुआ है। राज्य के अंदर उत्तराखंड के वोटों की एक तरह से अघोषित रूप से बोली लग रही है कि साहब मैं तो इतनी बिजली दूंगा तो मुझे वोट देना, मैं ये दूंगा तो मुझे वोट देना। तो ये सब चुनावी जुमले हैं, चुनावी चूरन है या चुनावी लॉलीपॉप हैं जो इस राज्य की जनता को बांटे जा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए, 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के अभी हरक सिंह भारतीय जनता पार्टी की व्यक्ति हैं, अगले 6 महीने में उनको पता नहीं क्या होगा। वो और उनकी पार्टी और मुख्यमंत्री जी ये बता दें कि आप जो ये जुमला दे रहे हो कि हम देंगे आपको, क्यों नहीं घोषणा कर देते? कैबिनेट कल हुई है ना, कल कैबिनेट में क्यों नहीं घोषणा हो गई? ये सब चुनावी जुमले और चूरन है। जिस उत्तराखंड राज्य में हम रहते हैं यहाँ पर 17 नदियाँ बहती हैं, 17 और बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। हमारे पास है ही दरअसल जल, जंगल और ज़मीन और पानी, यही तो है ना हमारे पास। तो ये अगर हम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सीएम केजरीवाल के उत्तराखंड दौरे के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। बात अगर करते हैं अल्मोड़ा की, जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर आप कार्यकर्ताओं ने रोष जाहिर किया है और कहा कि बीजेपी के नेता प्रदेश की जनता से माफी मांगे। वहीं बीते दिनों सीएम केजरीवाल ने उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में भी जीत का दावा किया है। अपमानित शब्द उत्तराखंड की जनता के लिए कहे, ये बड़े शर्मदायक हैं। उन्हें इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए और इसका आम आदमी पार्टी विरोध करती है कि हम उत्तराखंड की जनता को देवतुल्य मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं और ये इस तरह की जो गलत धारणाएं इस पार्टी के प्रवक्ताओं के मन पर हैं, इन्हें ये धारणाएं अलग कर देनी चाहिए। ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। न रेरा के नियम, न विकास प्राधिकरण के मानकों की दरकार और न तहसील प्रशासन की कोई अनुमति। सरकारी नियमों की कमजोरियों का फायदा उठाकर चांदी काट रहे भूमाफियाओं पर अब एसडीएम शिकंजा कसने की तैयारी में है, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए काशीपुर प्राधिकरण संयुक्त सचिव और एसडीएम ने 52 अवैध कॉलोनियों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। साथ ही 2 अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के साथ ही एक अवैध कॉलोनी को सीज करने की कार्रवाई करने की बात कही। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, टोटल जब से मैं आई हूं तब से मैंने 52 नोटिसेस क्या कहते हैं इशू कर दिए हैं, जहां जहां अवैध कॉलोनी काटी जा रही है या फिर अवैध कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और नोटिसेस के बाद अभी क्या कहते हैं कि 2 ऑर्डर हैं ध्वस्तीकरण के और एक जो ऑर्डर है वो सीलिंग का है। तो लगातार क्या कहते हैं कि सख्त कार्रवाई की जा रही है प्राधिकरण के द्वारा। और आपके माध्यम से भी सबको बताना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ अवैध प्लॉटिंग की जा रही है और किसी के द्वारा अगर अवैध कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, कृपया प्राधिकरण के पास आएँ। 1 टाइम सेटलमेंट स्कीम भी चल रही है प्राधिकरण के माध्यम से और उसमें कंपाउंडिंग भी आप करवा सकते हैं। तो ये भी स्कीम क्या कहते हैं कि सरकार की जो इसका लाभ उठाएं और अगर कहीं अवैध कंस्ट्रक्शन हमें दिखता है 1 टाइम सेटलमेंट ना लेने के बावजूद भी, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के रुड़की में बारिश से हर गली और सड़क पर पानी भर गया है। लगातार बारिश से कई घरों में जलभराव हो गया है। क्षेत्र में जल निकासी की व्यवस्था न होने की वजह से समस्या हो रही है। घरों और सड़कों पर पानी भरने से लोगों में रोष है। वहीं रुड़की के पास बह रही गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश सरकार जहां स्वास्थ्य को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं जमीनी स्तर पर प्रशासन के दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। टिहरी के ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर काफी परेशान हैं। लोगों को इलाज के लिए काफी दूर जाना पड़ता है। वहीं लोगों की ज्यादा तबीयत खराब होने पर मरीज को गांव के लोग ही बड़ी मशक्कत के साथ अस्पताल पहुंचा रहे हैं।
हल्द्वानी में अधिशासी अभियंता जल संस्थान के कार्यालय के बाहर संविदा कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जल संसाधन विभाग के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया है। वहीं जल संस्थान के संविदा कर्मियों का कहना है कि हमारा मानदेय पिछले कई महीनों से जल संस्थान के द्वारा नहीं दिया गया है और वेतन भी नहीं बढ़ाया गया है, जिससे हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जल संस्थान विभाग सभी संविदा कर्मियों के वेतन को लेकर कोई भी कार्रवाई करने में असफल रहा है, जिस कारण उन्हें मजबूर होकर जल संस्थान विभाग के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और कार्य बहिष्कार करने का फैसला करना पड़ा। आज की हमारी मांगा ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है। एक केवल सैलरी और डीए था 240, 400, 500 जो भी था वो भी विभाग हमें तक नहीं दे पाया। कोरोना काल में लगातार ड्यूटी करते हुए आ रहे हैं और सैलरी हमें 10 तारीख, हर महीने 10 तारीख के लिए हज़ारों बार इनसे कह चुके हैं। भाई त्योहारों का वेट करना पड़ता है, हर बार लेटर देते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। इनका कहने का मतलब है ठेकेदार देगा, ठेकेदार से कहता है, वो कहता है विभाग पेमेंट करेगा तभी दूंगा मैं। ठीक है, अब कहानी है पीस तो हम रहे हैं, मजदूर आदमी पीस रहा है हमारा, लेकिन ये विभाग कहता है कि हमारे आज हम अध्यक्ष साहब से हमारी वार्ता हुई है, उन्होंने कहा था हम आपको नहीं जानते, आप ठेकेदार के घर जाइए। और ठेकेदार कहता है मेरे को विभाग से पैसा ही नहीं मिल रहा, मैं कहाँ से दूंगा। बुलेटिन में